नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल। साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन ये जो सत्र है केवल कागजों में चल रहा है, क्योंकि हंगामे के भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष अड़ा था कि किसी प्रकार से प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर संसद के अंदर बयान दें, जबकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और चूंकि गृह मंत्री इस बात के इंचार्ज हैं, गृह विभाग उनके पास है, कानून व्यवस्था वो देखते हैं, तो उसका उत्तर वो देंगे। और कुल मिलाकर आज जो है विपक्ष ने संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पेश किया है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव का सही मायने में कोई मतलब नहीं बनता। इतना अवश्य है कि प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना पड़ सकता है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग साहब। चूंकि पूर्ण बहुमत में सरकार है, अब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का लेकर आए, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में, जहाँ पर ये सामान्य बात है, मेजॉरिटी होने के बाद भी अविश्वास प्रस्ताव यदि 10% लोग चाहें तो कर सकते हैं, और अधिकांश जगह होता भी है, और ख़ास तौर पर 5वें साल में आकर। इसलिए विपक्ष का अपनी संख्या दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए एक तरीका होता है, और किसी कोलिशन में डिफरेंसेस हैं उसको दिखाने का भी तरीका है, क्योंकि उसके क्रैक तो नहीं है कहीं। इसलिए विपक्ष ने सोच समझ के ये काम किया है, और मैं उसको अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने अपनी, दोनों खूब बहस करेंगे ना, उसमें सब विषय आ जाएंगे। अब मणिपुर भी आ जाएगा तो राजस्थान भी आ जाएगा। ये घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा। पश्चिमी बंगाल जहाँ चुनाव के नाम पर जो तमाशा हुआ, हाईकोर्ट बार बार कह रहा है, घोटाले सब चर्चा में आएंगे। टीचर्स के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ, 50-50 करोड़ रुपया नकद मिल रहा है, कमरे भरे मिल रहे हैं, उन पर भी चर्चा होगी, और जनता के सामने सब चीज़ जानी चाहिए। मोदी जी क्या कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लोगों को एक्सपोज करूंगा। जो जमानत पे हैं उनके सब एक्सपोज होंगे, तीखी नोक-झोंक होंगी। ये कहेंगे कि जो भ्रष्ट थे कल तक, वो आपके पास आके कैसे धुल गए। ये सब चर्चाएं होंगी और होनी चाहिए। लोकतंत्र में चर्चा और बहस से भागना नहीं चाहिए, ना विपक्ष को ना सत्ता पक्ष को। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को मणिपुर पे बयान देना पड़ेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के बाद सदन के नेता जो हैं वो बयान देते हैं। तो एक तरीके से क्या ये एक राजनीतिक उनका पैतरा मान लिया जाए विपक्ष का? प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही संसद के बाहर, क्योंकि अंदर तो चलने नहीं दिया, कितना स्पष्ट शब्दों में घोर निंदा की, अपना दुख प्रकट किया। मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो अमान्य है, वो मानवीय संवेदनाओं को बहुत छूता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी विवेचना भी मैं आज नहीं करता, क्योंकि ये प्रॉब्लम 70 साल से है जी। किसको एसटी का स्टेटस मिले ना मिले, ये कोर्ट ने डिसाइड किया है। वहाँ के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, और आदेश आने के अगले ही दिन से हिंसा की कितनी बड़ी तैयारी के बिना भी हो सकती है क्या? क्योंकि वो म्यांमार बर्मा जिसको बोलते थे उसका बॉर्डर है। कुकीज़ वहीं से आए हुए, कभी महाराजा मणिपुर ने शायद उनको फ़ौज में भर्ती किया था, कुछ लोग यहीं बस गए, उनको अधिकांश को क्रिश्चियन बना दिया। चीन उनको हथियार देता है, बॉर्डर एरिया है, तो उन्होंने सारे जंगलों पर कब्जा किया हुआ है। मैतेई जो ओरिजिनल आदिवासी थे, उनको धीरे धीरे उन्होंने जो सामान्य जो तराई के इलाके में सीमित कर दिया, और उनको इतना सिकोड़ दिया है कि आज वो रहे 20% ज़मीन पर 70% आबादी। मतलब डेमोग्राफी वहाँ की चेंज हो गई है, और साथ में अफीम की खेती का काफ़ी मामला सुनने को आ रहा है। वही ना, आर्थिक, जैसे आज अफगानिस्तान में क्यों शांति नहीं होती, पख्तूनवा या पाकिस्तान के बॉर्डर, वहाँ पर सब जगह ड्रग्स का इतना बड़ा मैनेस है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और इतना इंटरनेशनल वो सिंडिकेट हैं ये, तो उन सबको तहस नहस कर दिया था एन बीरेंद्र सिंह ने, जो बीएसएफ में रहे हुए हैं। मूल थे तो कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं, पर अमित शाह ने, मोदी ने, राजनाथ जी ने मिलकर वो लगभग समाप्त कर दिए थे, और 6 साल से पूर्ण तरह शांति थी। अचानक ही हाईकोर्ट की जजमेंट आती है, जजमेंट आते ही ये हिंसा शुरू हो गई, जो 3-4 मई को शुरू हुई थी और आज भी जारी है। शांति बीच में हो गई थी, परीक्षाएं भी हुई, क्यूट इत्यादि सब, अब फिर शांति हुई है, थोड़ा इंटरनेट वगैरह भी खोले हैं, परंतु बेसिक झगड़ा क्या, जब तक उसे सॉल्व नहीं करोगे आप,
एक आसाम में से कितनी स्टेट बन गई। नहीं तो इसको मामले को, हम मणिपुर मामले को क्या ये भी मान सकते हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़ा कहीं ना कहीं मामला है? देश की सुरक्षा से भी ज़्यादा, सुरक्षा तो सीमाओं की नहीं कह रहा मैं, अंदर का भी प्रॉब्लम है। ये लोग विस्तार करते हुए उसको आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आज इसको अशांत किया, फिर मिजोरम तो 50 साल अशांत रहा था। नागालैंड आज भी पूरी तरह अशांति से मुक्त नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कल फिर कर दी कि महिलाओं का आरक्षण नागालैंड में नहीं है, केंद्र सरकार को हम इसको हिदायत दे रहे हैं। अरे वहाँ के लोकल लॉज हैं, वहाँ की उनके कम्युनिटी के अपने कानून हैं। पहली बार एक एमएलए चुन के महिला आई है। तुम कह रहे हो 35% म्यूनिसिपल चुनाव कराना भी एक बड़ा खेल है। तो नागालैंड गए, मैं भी गया हूँ। पहली बार एक राज्यसभा में महिला या कोई भी सांसद आई है नागालैंड से, जिसने कल प्रेजाइड भी किया। तो वहाँ का अपनी वो एक है, महिला अदरवाइज प्रमुख हैं वहाँ, परंतु उनको राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। धीरे धीरे उनमें से एक राज्यसभा आ गई, एक एमएलए आ गई, कल मंत्री भी शायद बन गई होगी वो। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली में बैठ के कोई भी लॉर्डशिप और ये जो मैं झाड़ लगाता हूँ, मतलब रातों रात बदलाव नहीं हो सकता, आप ये कहना चाहते हैं? और वही कोर्ट ये कहता है कि बातचीत करके आधार पे काम करो, और एक दिन वो सीधा कहता है मैं भारत सरकार को फटकार लगाई। अरे फटकार लगाने का तुम्हारी क्यों लगा सकते हो? तुम अपनी अपनी मर्यादा में रहो ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे जैसे अविश्वास प्रस्ताव की डॉक्टर साहब, तो आपने कहा था कि 5वें साल में आमतौर पर लाते हैं। तो हमने पिछली बार भी देखा था 2018 में अविश्वास प्रस्ताव आया था, 2019 के चुनाव से पहले। तो इसको जो आपने कहा और जो मैं समझाऊं कि एक तरीके से शक्ति परीक्षण सदन के अंदर दिखाई देता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। आपको बिल्कुल जो सही शब्द है कि अपनी अपनी ताकत दिखाना। उन्होंने अपना बनाया ना INDIA, पूरी फॉर्म किसी से पूछना तो कोई नहीं बता पाएगा। उस दिन खड़गे जी भी अटक गए थे कि ये INDA का फुल फॉर्म क्या। इसलिए ये, परंतु शक्ति परीक्षण और ये दिखाना कि हम 100 हैं, 125 हैं या इतनी पार्टी साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है, मजबूत है, वो सब 2024 के लिए भूमिकाएं चल रही हैं और ये एक उनके लिए अवसर है और ये एक हथियार होते हैं। पर अविश्वास प्रस्ताव 1 साल में 1 बार आता है, ये उन्हें भी पता है। पर अब 1 साल एक भी नहीं बचा, इसलिए ला रहे हैं वो कि भाई इसका भी इस्तेमाल कर लो, ब्रह्मास्त्र का। तो इसलिए मोदी जी को कोई उसमें परहेज नहीं है। अपनी बात वो भी कहेंगे, अमित शाह भी कहेंगे, बाकी मंत्री भी कहेंगे। तो ये एक खुली 2 दिन लोगों को, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम चला था विश्वास प्रस्ताव, 2 दिन तक अच्छी वो रहेगी। पता चलेगा कौन सांसद कितनी तैयारी से आता है। बिल्कुल। आपने अटल बिहारी जी का जिक्र किया, तो आज एक महत्वपूर्ण दिन और है। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और आज जो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि कारगिल युद्ध जो हुआ था वो पाकिस्तान से हुआ था, जिसमें 526-27 जो हमारे सैनिक थे वो शहीद हुए थे और 1400-1500 उसमें घायल थे। लेकिन शिकस्त दी थी हमने पाकिस्तान को। तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आज विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं और शायद ये अगले साल 25 साल उसको हो जाएंगे। मैं क्योंकि उन दिनों बहुत सक्रिय थे, अटल जी के आदेश पर हम लोगों ने लोगों से बहुत जन जागरण भी किया था और आर्थिक रूप से भी देश में बहुत बड़ा खर्चा आया था, क्योंकि वो ऊंचाई से लड़ रहे थे, हम नीचे से लड़ रहे थे। भारतीय वीरों ने गोलियां खा के निश्चित मौत है, उसके बावजूद भी तिरंगे झंडे को ऊपर पहुंचाना है। तो ये दिल मांगे मोर, ये शब्द जब चला था, ये बत्रा के लिए या विवेक गुप्ता, दुनिया ये 500+ लोगों ने अपनी शहादत ये पता होते हुए कि हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जब ऊपर से गोलियां चल रही हैं और मैं नीचे से चढ़ रहा हूँ, उसके बावजूद चढ़े और भारत को विजय दिलाई। और उस विजय के कारण अटल जी के जो रुतबा भी बढ़ा, और रुतबा बढ़ने से दो हुआ कि अगला चुनाव जो 99 का, जो 1 वोट से हम हारे थे 98 में, कारगिल युद्ध के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और वो लगातार 5-6 साल चली थी। तो देश अपना एक हो जाता संकट के समय। ये दुर्भाग्य अब चल रहा है। ये आज मणिपुर घटना से हमें एक होना चाहिए, हमारा देश सुरक्षित रहे, ये सबकी चिंता होनी चाहिए। परंतु हमारे कुछ देश में कुछ लोग कुर्सी से इतना ज़्यादा मोह पाल रखा है, कुर्सी अपने लिए, फिर अपने बेटे के लिए। माँ की भी चिंता बेटे की है, बाप की भी चिंता। सब परिवारवादी लोग, सारी पार्टियाँ
डीएमके से शुरू कर लो, पिता बेटे को दे गया, बेटा अपने बेटे को मंत्री अभी से बना लिया। वाईएसआर बेटा बेटा बेटा, तेलंगाना में जो है टीआरएस बीआरएस बेटा अभी से मंत्री बेटे। पार्टियों के अंदर क्षेत्रीय पार्टी में भी एक परिवार तक सीमित। शरद पवार बेटा नहीं है तो बेटी, वो दूसरे उद्धव ठाकरे अभी से अपना बेटा भी मंत्री बनाया था। एक सब जगह है डॉक्टर साहब, लालू जी के यहाँ भी, मुलायम जी के नहीं, पर यही चौटाला के उसमें भी, बादल जी के, सब जगह ऐसा ही। परंतु जहाँ नहीं है वो केवल सीपीएम था या सीपीआई थी या बीजेपी। सीपीएम खत्म हो गई, सीपीआई बिल्कुल लगभग खत्म है। आज बेचारी वो वृंदा कारत बंगाल से है, पति जी प्रकाश कारत केरलाइट थे, दोनों का खत्म ही बराबर। इसलिए परिवारवादी पार्टियों को मोदी जी इतिहास में नाम दर्ज होगा। इस व्यक्ति ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए, क्षेत्रवाद को समाप्त करने के लिए और परिवारवाद को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो काम किया, वो इतिहास उनको याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक और बीजेपी के नेता। अविश्वास प्रस्ताव में क्या निकलेगा ये देखेंगे, चर्चा के बाद पता चलेगा। अविश्वास प्रस्ताव का संसद में गिरना तय है, ये भी सबको मालूम है। और कारगिल के शहीदों को हमने याद किया अपने इस कार्यक्रम में। हमारी तरफ से, नमो इम्पैक्ट की तरफ से कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि और भावभीना नमन। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।